Hello guys, welcome back to my YouTube channel Babita Chemistry Classes. This lecture is for 10th class for subject of chemistry. In this lecture we will start our new chapter, that is metals and non-metals. It is chapter 3 of chemistry. ओके केमिस्ट्री का ये तीसरा चैप्टर है और उसका नाम क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सेकेंड चैप्टर हम फिनिश कर चुके थे, एसिड बेस एंड सोल्ट जो था वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर क्या है, मैं आपको गो थ्रू करवा देती हूँ कि इसमें क्या है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के अलग अलग करैक्टर्स पढ़ने हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है और उनके यूजेस पढ़ने हैं। कुछ मेटल्स ऐसी भी हैं जिनका हमें पर्टिकुलर अलग अलग यूज़ भी पढ़ना है। ठीक है, कि ये भी पढ़ रहे हैं कि भाई कौन सी मेटल्स जो हैं एसिड के साथ कंबाइन करेंगी, कुछ ऐसी हैं जो बेस के साथ कैसे रिएक्शन करती हैं, वो सारी चीज़ें हमें इनके अंदर पढ़नी है। लास्ट में जो हमारा टॉपिक बचेगा वो होगा कोरोजन, ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स या फिर कोरोजन। और नेक्स्ट जो होगा हमारे पास टॉपिक इसके अंदर मेटल्स नॉन मेटल्स के अंदर वो कौन सा होगा कि हम कोई भी मेटल को जो है वो प्यूरीफाई कैसे कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मेटल ऐसे ही कहीं तो पड़ी हुई नहीं है कि भाई कहीं भी अर्थ के ऊपर कहीं भी मिल गई। ठीक है, ऐसे ही खुले में हमारे घर में मिल गई या घर से बाहर गली के अंदर पड़ी हुई है मेटल, उसको उठाया और उसका यूज़ करने लग गए। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मेटल्स है उसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा है अपनी डेली लाइफ के अंदर। मेटल्स और नॉन मेटल्स जो होती हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ है नॉन मेटल्स का। नॉन मेटल्स का नंबर भी कम है, संख्या भी कम है, 22 ही है सिर्फ नॉन मेटल्स, लेकिन उसमें से भी उनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, और जो मेटल्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा है अपने एनवायरनमेंट के अंदर। ओके, तो एटमॉस्फेयर के अंदर तो आप ध्यान रखेंगे अर्थ की क्रस्ट पे जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो मेटल है वो कौन सी पाई जाती है, एल्यूमिनियम। और जो नॉन मेटल है वो कौन सी पाई जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन होती है नॉन मेटल। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक एक कैरेक्टर इनका पढ़ने वाले हैं। जनरल इंट्रोडक्शन यही था कि मेनली क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फर्स्ट टॉपिक ये रहेगा। सेकंड में क्या आ जाएगा, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, फिर उनके यूजेस आ जाएंगे, फिर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स आ जाएगा, फिर हम मेटल्स को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं, तो प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल्स, ये मेथड्स आ जाएंगे। तो थोड़ा सा लेंथी चैप्टर रहेगा, लेकिन फिर भी हम इसको जल्दी फिनिश करने के लिए ट्राई करेंगे। ओके, लेकिन पढ़ेंगे एक एक चीज़ पढ़ेंगे जो आपके लिए एनटीएससी या ओलंपियाड के लिए बेनिफिशियल रहे। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट ये है ही है, लेकिन इसमें इन लेक्चर्स के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस भी है बेटा। ठीक है, आपके लिए एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन एडवांस इसके अंदर लेक्चर में एडवांस भी बहुत ज़्यादा है। तो आप ये सारा सीखें ताकि आपको हायर क्लास में भी दिक्कत ना हो। ठीक है, हायर क्लास में जाने पर अगर आपको कोई पूछे कि या क्या आप ये टर्म जानते हो, तो आपको पहले ही पता हो कि यस हम जानते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाऊँगी, सिर्फ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हम जो है वो कॉम्पिटिशन के हिसाब से पढ़ेंगे। कोई भी कॉम्पिटिशन है हमारा, उसको तुम्हें क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर लेक्चर आपको डिलीवर करूँगी। और ये जो लेक्चर्स हैं वो बहुत सारी किताबों से कोरिलेट करके बनाए गए हैं, जो अदर ऑथर्स की जो बुक होती हैं, अच्छी अच्छी जो बुक्स हैं वहाँ से। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, और इन लेक्चर्स को आगे शेयर करेंगे ताकि जिन बच्चों के पास जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ट्यूशन सेंटर्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके पास अगर ये शेयर हो जाएगा तो वो इनको फ्री में देख सकते हैं। ठीक है, ताकि कोई बच्चा जो है वो आगे अगर ग्रोथ करना चाहता है तो अच्छे से वो कॉम्पिटिशन को क्लियर कर सके। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट। कौन सा चैप्टर है हमारा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले तो मेटल्स के बारे में, मेटल्स की जनरल इंट्रोडक्शन क्या होती है। मेटल्स लोअर क्लास में आपने पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेटल्स क्या होती हैं, जो मैलिएबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं, ठीक है, सोनरस होती हैं, लस्टरस होती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, मेटल्स होती हैं। अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर जनरल बात, ये अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट हैं। कितने हैं, 118, 118 एलिमेंट्स हैं। पीरियोडिक टेबल आप सभी जानते हैं कितने एलिमेंट्स हैं, 118। पहले कम थे, मतलब 114 थे, 4 नहीं थे, मतलब उनका नाम डिस्कवर नहीं था, लेकिन 2016 के बाद वो भी डिस्कवर कर लिए गए। टोटल कितने हो गए अब, 118 एलिमेंट्स। तो 118 एलिमेंट्स को ब्रॉडली क्लासीफाई कर दिया गया है कि भाई वो जो अगर एलिमेंट्स रखे हुए हैं वहाँ पर पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो वो मेनली क्या है, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं या मेटलॉइड्स हैं, क्या हैं। तो जो जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं इनको ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है 2 कैटेगरीज के अंदर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो मेटल्स होती हैं वो एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड साइड पे होती हैं पीरियोडिक टेबल के, और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट होती हैं। ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ का। ठीक है, एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब एस ब्लॉक जो होता है और डी ब्लॉक कंप्लीट
वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, और उधर वाला जो होता है वो नॉन मेटल्स होता है। पी ब्लॉक जो होता है वो क्या होता है, नॉन मेटल्स का के अंदर काउंट होता है, ठीक है। और मेनली पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेनली क्या है, मेटल्स ही हैं। 70% जो पीरियोडिक टेबल का पार्ट है वो क्या है, मेटल्स हैं। बाकी 30% क्या बच जाएगा, नॉन मेटल्स भी आ जाएंगे उसके अंदर और मेटलॉइड्स भी आ जाते हैं। समझ में आ गई ये बात। तो ये जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं वो हमने एलिमेंट्स को डिवाइड किया, जब किस तरीके से 118 एलिमेंट को मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर डिवाइड किया है, ठीक है। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं कि जो मेटल्स हैं इनका मेन कैरेक्टर क्या रहता है। जो मेटल्स हैं इनका मेन कैरेक्टर जो है वो क्या रहता है। ये तो चलो जनरल सी बात होगी कि सोनरस होती हैं, लस्ट्रस होती हैं, मेलेबल होती है, डक्टाइल होती है, ये सारी चीज़ें। लेकिन मेटल एक्चुअल में क्या है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है वो, ठीक है। एक चीज़ ये लिख लो, मेटल्स आर, मैं लिखवा देती हूँ, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मैलिएबल होती है, ये पॉइंट भी लिख लो, ठीक है। डक्टाइल होती है, सोनरस होती है, लस्ट्रस होती है, ठीक है। एंड एग्जिस्ट इन मेनली सॉलिड स्टेट, exist in mainly solid state except exceptions are everywhere in science, ठीक है। एक्सेप्शन जो है वो हर एक जगह होते हैं। तो इसमें एक्सेप्शन कौन आ जाएगा, मैंने अभी बताया ना कि मेटल जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेटल्स हैं, ठीक है। लेकिन एक मेटल ऐसी भी है जो लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है। कौन सी मेटल है, मरकरी। और मरकरी का सिंबल क्या होता है बेटा, Hg, ठीक है। एक्सेप्ट लिख लिया आपने सॉलिड स्टेट में, एक्सेप्ट, इसको मैंने अलग चौक से लिख दिया है, एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़कर, ठीक है। एक्सेप्ट मरकरी को छोड़कर बाकी जो मेनली मेटल्स हैं वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो ये तो जनरल बातें थी मेटल्स के बारे में। अब केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है मेटल के बारे में, ठीक है, कि केमिस्ट्री क्या कहती है कि जो मेटल्स हैं वो क्या होंगी, मेटल्स वो होंगी केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है, जो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस। ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 3 से ज़्यादा तो नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी एलिमेंट जो है वो 3 से ज़्यादा ना ही तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, फिर तो शेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर तो क्या करने लग जाते हैं, एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ शेयरिंग करने लग जाते हैं। तो ये कहता है कि मेटल वो सब्सटेंस है, वो एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं, मेटल्स कहलाते हैं और ज़रूरी है। और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है मतलब नेगेटिव चार्ज बाहर निकल रहा है, नेगेटिविटी बाहर निकल रही है, तो अंदर क्या आ रही है, पॉजिटिविटी। तो मेटल जब इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगी तो लॉस करने के बाद मेटल के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब कैटायन का फॉर्मेशन होता है, ओके। तो आप मेन पॉइंट यहाँ पर ये लिख सकते हो, मेटल्स लॉस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं टू फॉर्म पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर एक मेटल जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है तो यूनि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर, मेटल के ऊपर। और अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है तो डाई पॉजिटिव, और अगर कोई 3 कर रही है तो वो क्या कहलाएगी, ट्राई पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो जैसे मैं यूनि पॉजिटिव मेटल का एग्जाम्पल दूँ आपको, यूनि पॉजिटिव मेटल आपको पता भी होगा, यूनि पॉजिटिव, ठीक है। यूनि पॉजिटिव मेटल जिसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, मतलब फर्स्ट ग्रुप, कंप्लीट फर्स्ट ग्रुप, ओके। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ओके। तो ये क्या होते हैं, यूनि पॉजिटिव, मतलब जब ये इनको 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा आगे और डिटेल में देख लो ये कि सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को क्यों लॉस करता है, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 11, ठीक है। कितना होता है, 11 होता है। और आप लोअर क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि भाई जब एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, वहाँ पर एक चैप्टर था एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो वहाँ पर आपने देखा था कि जब एटम की स्ट्रक्चर बनाई जाती है तो अंदर न्यूक्लियस होता है और बाहर क्या होती हैं, शेल्स होती हैं। शेल्स में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और एक शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मैजिक नंबर, ठीक है। और वो मैजिक नंबर क्या होता है बेटा, 2, 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है। मतलब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम, सेकेंड सेल में 8, फिर थर्ड, इस तरीके से थर्ड सेल के अंदर इतने आ जाएंगे, 18 इस तरीके से आते चले जाते हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन है ये, 11 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फिल करेंगे, न्यूक्लियस तो अलग रहेगा, ये तो न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके बाहर ये क्या है, शेल्स,
ठीक है। आप पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन करो, कॉन्फ़िगरेशन करनी सीखी थी ना आपने, 11 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करोगे। फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, ठीक है, मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं यहाँ पे आपको पता है। सेकंड शेल के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8 आ गए 8, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट शेल के अंदर कितना चला जाएगा 1, क्योंकि कितने बचे 8 और 2 10, 10 तो हो ही गए थे, एक ही रह गया ना 11, ठीक है। तो ये किस में चला गया, थर्ड शेल के अंदर। ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, और ये किसके अंदर है, थर्ड शेल के अंदर, ठीक है, थर्ड शेल के अंदर। अब कोई भी एलिमेंट आप जानते हो, ये तो स्ट्रक्चर हो गई सिंपल सी इसकी कि भाई इसमें ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर घूम रहे हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 8 होंगे, उसमें कितना होगा 1 होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आपको पता है कि भाई ये 1 पॉजिटिव चार्ज कैसे आया। 1 पॉजिटिव से आप समझते हो कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा। क्यों किया भाई इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, क्या ज़रूरत थी इसको, ठीक है। तो ये कहता है कि भाई जब भी सोडियम कंबाइन करता है किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है। क्या कंप्लीट हो जाती है, ऑक्टेट। और आप मान के चलो, आपको पता होना चाहिए, 100% कंफर्म है कि एलिमेंट्स तभी स्टेबल माना जाता है जब वो उसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हों, 8, ठीक है। ये एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी एलिमेंट यूनिवर्स के अंदर अगर उसकी लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं तो वो एलिमेंट कैसा है, स्टेबल है। और हर एक एलिमेंट क्या होना चाहता है बेटा, स्टेबल होना चाहता है। स्टेबिलिटी तो हर एक को चाहिए ना। हम किस लिए पढ़ रहे हैं, आप किस लिए पढ़ रहे हो, आगे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, कहीं अच्छी जगह आपकी जॉब लग जाए तो आप स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज तो ऐसे ही घूमना फिरना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी ऐसा ही है, एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं कि भाई वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। तो स्टेबल वो कैसे कर सकते हैं, चाहे तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दें या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लें। अब देखो कि इसकी लास्ट शेल में, ये फर्स्ट सेल हो गई, ये सेकंड शेल हो गई, ये थर्ड शेल हो गई, हमें देखनी है कौन सी, लास्ट सेल, ठीक है। लास्ट सेल तो ये थर्ड शेल है, थर्ड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसके पास यही शेल रह जाएगी, और इस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है। तो ये कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब आप ये मत कह देना कि ये 7 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, ठीक है, ले लेगा तो भी ऑक्टेट पूरी हो जाएगी, नहीं बेटा। कोई भी एलिमेंट, माइंड इट, ऑलवेज ध्यान रखेंगे आप कि कोई भी एलिमेंट 3 से ज़्यादा ना ही तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, ठीक है। किसी को देगा भी नहीं वो 3 से ज़्यादा होते ही एलिमेंट क्या करना स्टार्ट करेगा, शेयरिंग, यस, शेयरिंग, ठीक है। तो 3 से क्या होगा, 3 जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही वो क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है, गेन कर सकता है। 3 से ज़्यादा पे कुछ नहीं होगा, ओके। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, ये फटाफट लॉस कर देगा, और लॉस करते ही क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गई आपको ये बात कि सोडियम प्लस में क्यों पाया जाता है, 1 प्लस में क्यों पाया जाता है, ठीक है। अब चले आगे, मैं बताऊँ डायपॉजिटिव के लिए आपको अब, ठीक है। इसलिए बताती हूँ डायपॉजिटिव के लिए। डायपॉजिटिव का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, 2 पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। 2 पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर कब आएगा, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो डायपॉजिटिव मेटल वो कौन सी होगी, मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, तो ये सारा का सारा ग्रुप है, ये सारा क्या होता है, डायपॉजिटिव के लिए। क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 12, 2 8 2, यही बनेगा ना इसकी कन्फिगरेशन, 2 8 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन को वो लॉस कर देगा तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा हो जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ट्राइपॉजिटिव के लिए, ट्राइपॉजिटिव मेटल वो कौन सी हो जाएगी, एल्यूमिनियम, ठीक है। क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। तो इसकी कन्फिगरेशन करोगे तो कितनी आएगी, 2 8 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते ही चार्ज इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा, 3+ चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल था कि भाई कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो वो क्या होगी, मेटल होगी। क्या होगी वो, मेटल। और जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्टार्ट होगी, तो इसीलिए क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब बात ये आती है कि जो मेटल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती है अपनी डेली लाइफ के अंदर, किसी भी तरीके से देख लो आप, ठीक है। ट्रक्स बनाने में, एरोप्लेन्स बनाने में, या फिर जो ब्रिजेस होते हैं वो बनाने में, ब्रिज बनाने में आयरन का यूज़ किया जाता है। एरोप्लेन्स वगैरह बनाने में, एयरक्राफ्ट्स बनाने में एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। घरों में जो बर्तन होते हैं स्टील के बने हुए होते हैं, तो मेटल कहाँ नहीं है, ज्वेलरी बनाने में मेटल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मेटल जो है वो हर एक जगह है, मैं आपको हर एक का वो बताऊंगी नहीं कि भाई कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, वो आप खुद सर्च कर लेना, ठीक है। ईजी भी है ये। तो हम आगे चलते हैं सिलेबस के लिए कि जो मेटल्स हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ है, लास्ट में आएगा तो मैं वहाँ बता भी दूंगी आपको। लेकिन अब ये देखो कि जो मेटल्स हैं वो अर्थ की क्रस्ट पे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। मेटल्स जो हैं वो अर्थ की क्रस्ट पे एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। क्रस्ट
अच्छा अब ये आ जाए कि भाई जो अर्थ की क्रस्ट है, अर्थ के कितने पार्ट्स होते हैं? 3, क्रस्ट, मैंटल, कोर। क्रस्ट, मैंटल और कोर। क्रस्ट सबसे बाहर वाली लेयर, मैंटल अंदर वाली लेयर और कोर सबसे अंदर वाली लेयर होती है। हम कहाँ पे रहते हैं बेटा? हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे? सरफेस के ऊपर। फिर सरफेस के ऊपर रहते हैं, तो घूम रही है पृथ्वी, तो हम गिर नहीं जाते? गिर नहीं जाते ना? क्यों नहीं गिरते? क्योंकि वहाँ पर कौन सी फोर्स लगी हुई है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगी हुई है। आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि जो मेटल्स हैं उनमें से जो एल्यूमिनियम है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, 7%, ठीक है। अबंडेंट एलिमेंट है, तो ये लिख लो, ये अच्छी बात है आपके लिए कि जो एल्यूमिनियम है, हाईलाइट करके लिख लेना, एल्यूमिनियम इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, ठीक है, ऑन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट पे पाई जाती है, ठीक है। और कितनी होती है? 7%। कितनी होती है? 7%। और दूसरे नंबर पे मोस्ट अबंडेंट होगी ये, सेकंड मोस्ट अबंडेंट कौन? आयरन। आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe, ठीक है। तो आयरन इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। कितना होता है ये? 4% होता है, ठीक है। ये जनरल बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कि जो एल्यूमिनियम है वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है, अर्थ के ऊपर 7% वही एग्जिस्ट करती है। और जो आयरन है वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है और वो कितना एग्जिस्ट करती है? 4%। ओके, तो यहाँ तक क्या पढ़ा है हमने? मेटल्स के बारे में पढ़ लिया, मेन पढ़ लिया कि मेटल्स जो होती हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और एक्सेप्ट लिक्विड, सॉरी इसको मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है। फिर जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करती हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तक वो लॉस कर सकती हैं। 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी यूनिपॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगी डायपॉजिटिव, और 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे वो ट्राइपॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव इन नेचर होती हैं मेटल्स, ये बोल सकते हो। जो मेटल्स होती हैं कैसी होती हैं? पॉजिटिवली होती हैं, और ये अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, ठीक है। और मेनली जो है एल्यूमिनियम और आयरन जो है सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट पे एग्जिस्ट करने वाली मेटल्स हैं। ओके, नाउ यही जनरल इंट्रोडक्शन हम किसके लिए पढ़ेंगे? नॉन मेटल्स के लिए। आपने नोट डाउन कर लिया होगा ये, ठीक है। अब चलते हैं नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स देखो, ऊपर जो मैंने लिखा है कि जो मेटल्स होती हैं मेलिएबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं, सोनरस होती हैं, लस्ट्रस, उनमें से कोई भी प्रॉपर्टी जो है नॉन मेटल नहीं शो करता, ठीक है। नॉन मेटल जो है वो कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, ना ही तो नॉन मेटल लस्ट्रस होती है, ठीक है। एक इसमें एक्सेप्शन है भाई, डायमंड लस्ट्रस होती है, एक कौन सी होती है? वो डायमंड होती है नॉन मेटल, ठीक है। ना ही तो वो मेलिएबल होती, ना ही वो डक्टाइल होती, ठीक है। मेलिएबल और डक्टाइल क्या होती है? मेलिबिलिटी क्या होती है? किसी भी एलिमेंट की मेलिबिलिटी क्या होती है कि उसको हैमर किया जाए, हैमर से जब उसको बीट किया जाता है तो वो थिन शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। वो एबिलिटी किसी भी मेटल की क्या कहलाती है? मेलिबिलिटी। क्या कहलाती है? मेलिबिलिटी। तो बहुत सारी मेटल्स हैं, जैसे एल्यूमिनियम कागज़ के जैसी हो जाती है बिल्कुल, है ना, उसको इतना बीट किया जाता है, किसके जैसी हो जाती है? कागज़ के जैसी हो जाती है, उसको वहाँ से भी फाड़ सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और है कि जो एल्यूमिनियम है उसका कहाँ यूज़ किया जाता है? पैकिंग ऑफ फूड के अंदर, या फिर रैपिंग ऑफ जो ये मेडिसिन होती हैं, ठीक है, जो दवाइयाँ होती हैं, टैबलेट्स वगैरह जो होती हैं, उनकी कवरिंग के लिए भी हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे लेकिन जो अपनी नॉन मेटल्स, हम तो नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं, जो नॉन मेटल्स होती हैं उनको जब कूटा जाएगा ना हैमर से, जब उनको ब्रेक किया जाता है तो वो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होती और ना ही उनकी लंबी वायर बनती, वो क्या बन जाता है? चूरा। उनका क्या बन जाता है? चूरा। ब्रिटल होती हैं वो, इसीलिए नॉन मेटल्स कैसी होती हैं? ब्रिटल। ये कंसेप्ट समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। चलो पढ़ते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल्स, नो मेलिएबल, नो डक्टाइल, नो सोनरस, ये सारी चीज़ें आप लिख लोगे, लेकिन इसका जो मेन पॉइंट होता है वो क्या लिखोगे आप? दीज आर ब्रिटल, दीज आर ब्रिटल, ठीक है, दीज आर ब्रिटल। और केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन मेटल क्या होगी? मेटल्स क्या थी? इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही थी। नॉन मेटल्स क्या होंगी? जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप लिख सकते हो नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स, गेन 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टू फॉर्म, इसी में बढ़ा लो इस लाइन के अंदर ही, टू फॉर्म यूनि नेगेटिव, मतलब नेगेटिव आयंस, टू फॉर्म नेगेटिव आयंस, ठीक है। नेगेटिव बनेगा ना, किसी भी एलिमेंट के अंदर, कोई भी एलिमेंट इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आके ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है तो इसकी तो नेगेटिविटी बढ़ गई, ठीक है, तब इसको क्या बोलेंगे हम? नेगेटिव आयन बोलते हैं, ओके। नेगेटिव आयन के लिए -1 -2 -3 इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन आकर ऐड होगा तो क्या बन जाएगा? -1 चार्ज आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा
होंगे तो दो क्या बन जाएगा, डाई नेगेटिव हो जाएगा, और 3 होंगे तो ट्राई नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 4 पे तो क्या होगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। 4 पे क्या होने लग जाएगी, शेयरिंग होने लग जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल कौन सा आ जाएगा, आप इसको इस वर्ड को ध्यान रखेंगे। मैं इसको अलग पेन से लिखती हूँ, ये आपका आगे भी काम आएगा। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट पढ़ूंगी, इसको मैं कंबाइन करके पढ़ूंगी। इसको मैं पढ़ूंगी फोन। क्या पढ़ूंगी मैं, इसको फोन पढ़ूंगी। ठीक है, ये तीनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तीनों ही क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इन तीनों की इतनी टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक चीज़ आपको ये पता चल गई, एक नया वर्ड आया क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, ज़्यादा होती है, अपनी तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। और पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, वो कौन सा होगा बेटा, फ्लोरीन। कौन सा होगा, फ्लोरीन होगा। ठीक है, तो आप देखो ये जो है फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 9, ऑक्सीजन का 8 और नाइट्रोजन का कितना होता है, 7। ठीक है, इसकी कन्फिग्रेशन करोगे आप 7, नाइट्रोजन की कितनी आएगी, 2 5, इसकी करेंगे 2 6 और इसकी करेंगे कितनी आएगी, 2 7। ये कन्फिग्रेशन आएंगी ना इसकी। अब देखो कि इसकी सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़रूरत है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन आते ही इसके कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, 8। 8 मतलब ऑक्ट, ऑक्ट मतलब ऑक्टेट। इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा हो जाएगा बेटा, 3 नेगेटिव। कितना चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, 3 नेगेटिव। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये गेन करेगा। अभी तो इसकी कन्फिग्रेशन ये है ना। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 2 6, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करती है, इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, 2 नेगेटिव। फ्लोरीन 2 7। ठीक है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 मिनट। ठीक है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए अपना ऑक्टेट। तो ये इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, -1 चार्ज आ जाता है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, मतलब कि नॉन मेटल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। क्या करने के लिए, स्टेबल होने के लिए। हर एक एलिमेंट जो है वो स्टेबल होना चाहता है बाय लॉसिंग और बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स। इतनी ही बात ध्यान रखनी है बस आपको। ठीक है, स्टेबल भी होते हैं, शेयरिंग करके भी होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे बाद में। तो पढ़ लिया आपने, नॉन मेटल्स जो होती हैं वो ब्रिटल होती हैं और वो इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं, गेन करने लग जाती हैं। 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो उसके अकॉर्डिंग उनके ऊपर चार्ज आता चला जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, -1 चार्ज आ जाएगा। तो जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन पे -1, ऑक्सीजन पे 2- और नाइट्रोजन पे कितने आ जाएगा, 3- चार्ज आ जाएगा। ठीक है, आपको इसमें इलेक्ट्रॉन पूछे तो आपसे, चलो एक नया टॉपिक और करते हैं। फ्लोरीन F नेगेटिव, फ्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन, नाइट्राइड आयन। ठीक है, अब इनके नाम चेंज हो जाएंगे ना। ये तो एलिमेंट है, ये फ्लोरीन एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन एलिमेंट है, ये नाइट्रोजन एलिमेंट है। लेकिन जब ये चार्ज को गेन कर लेते हैं, ठीक है, चार्ज आ जाते हैं इनके ऊपर, तो चार्ज के अकॉर्डिंग इनकी नेमिंग हो जाती है ना। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड आयन। ठीक है, आयन भी बोलेंगे ना, क्योंकि आयन आ गया अभी। ठीक है, ये कौन सा होगा, ऑक्साइड आयन। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्साइड आयन। और इसको क्या बोलेंगे हम, नाइट्राइड आयन। इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्राइड आयन। ठीक है, मैं आपसे क्या पूछ रही थी, इलेक्ट्रॉन्स। क्या पूछ रही थी, इलेक्ट्रॉन्स। अब कोई पूछ ले कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं। ठीक है, यहाँ तो आपको दिख रहा है कि सिंपल F है, फ्लोरीन का केस लेकर चलते हैं कि सिंपल F जब है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 9 है। और F नेगेटिव हो गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा, 10, क्योंकि 9 तो ऑलरेडी थे ही थे, एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया इसने, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10। तो F नेगेटिव के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10 हो गए। ऑक्सीजन के पास कितने थे पहले से ही, 8, 2 इसने और ले लिए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 हो गए इसके पास भी। नाइट्रोजन के पास 7 थे, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10। ठीक है, ये चीज़ और सीख लिया आपने यहाँ पर कि जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद नेगेटिव चार्ज आता है। 1 इलेक्ट्रॉन लिया यूनिट नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लिए डाई नेगेटिव, 3 इलेक्ट्रॉन लिए ट्राई नेगेटिव। ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे क्या जाता है, फर्क जाता है। ठीक है, इफेक्ट जाता है। तो इसी प्रकार सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम वाले केस में भी था। ठीक है, वहाँ भी इलेक्ट्रॉन जो थे वो 10-10 ही हो जाएंगे। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 10। ठीक है, मैग्नीशियम 12, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 10।
एल्यूमिनियम 13 होता है एटॉमिक नंबर, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, एटॉमिक नंबर कितना बचेगा 10, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 10। ओके, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो मेन चीज़ हमने पढ़ ली कि जो नॉन मेटल्स होती हैं ब्रिटल होती हैं और वो इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं, गेन करती हैं। एक्चुअल में जो टोटल नॉन मेटल्स हैं वो कितनी है 22। ठीक है, ये भी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो टोटल नॉन मेटल्स हैं, इसको मैं कर देती हूँ, टोटल नॉन मेटल्स कितनी है 22। ठीक है, और मेन बात तो ये है कि ये जो नॉन मेटल्स हैं वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। मजे की बात ये है, जो इंटरेस्टिंग बात है हमारे लिए सीखने के लिए, वो कौन सी है कि जो नॉन मेटल है वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो मेटल्स थी वो मेनली किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही थी, सॉलिड फॉर्म के अंदर। तो लिखेंगे नॉन मेटल्स, देयर आर 22 नॉन मेटल्स। ठीक है, 22 नॉन मेटल्स, जिसमें से क्या होगा, डिफरेंशिएट कर रखा है 10 नॉन मेटल्स आर सॉलिड, ओके, 1 नॉन मेटल इज लिक्विड, इसका नाम लिख लो आप ब्रोमीन। ठीक है, एंड अगेन 11 नॉन मेटल्स आर गैसेस। ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारी जो गैसेज हैं, ठीक है, एलिमेंट्स हैं नॉन मेटल्स के, वो सारी के सारी क्या हैं, गैसेज स्टेट में अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो टोटल कितनी हो जाएंगी 22। ठीक है, इस तरीके से इनको डिफरेंशिएट किया गया है। एक ही लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, वो भी कौन सी है, ब्रोमीन। ब्रोमीन वाटर होता है रेड कलर का। ठीक है, और ब्रोमीन का यूज़ किया जाता है ब्रोमिनेशन करवाने में, ब्रोमीन को ऐड करवाने के लिए, अनसैचुरेटेड कंपाउंड का पता लगाने के लिए ब्रोमीन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका पता लगाने के लिए अनसैचुरेशन के लिए कोई भी सब्सटेंस अगर अनसैचुरेटेड सब्सटेंस है, ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या डाल देंगे, ब्रोमीन, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अनसैचुरेशन का पता लगाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ब्रोमीन का यूज़ करते हैं। अब मेन जो पॉइंट्स हैं इसके वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे हमने मेटल्स के केस में पढ़े थे कि जो नॉन मेटल्स होती हैं ब्रिटल हो गई, ठीक है, नेगेटिव चार्ज फॉर्म करती है, और ये भी पढ़ लिया कि भी कितनी होती है और किस किस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करती हैं। एक्चुअल में 22 होने के बावजूद भी ये पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, मेटल से भी ज़्यादा इनका यूज़ है, कंटेंट इनका बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो नॉन मेटल है वो कौन सी होती है हमारे पास, सेकंड नंबर पे पाई जाती है सिलिकॉन होती है। ठीक है, और फर्स्ट नंबर पे जो पाई जाती है वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है। कौन सी होती है, नाइट्रोजन। ठीक है, सल्फर भी पाई जाती है, फॉस्फोरस भी पाई जाती है। सल्फर प्रेजेंट होती है किसमें, अनियन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और गार्लिक में प्रेजेंट होती है, हेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, वुल में प्रेजेंट होती है, तो बहुत ज़्यादा। और जो इनका कम्बिनेशन है, जैसे दो गैसेज का कम्बिनेशन हो जाए या दो एलिमेंट्स का कम्बिनेशन हो जाए, तो वो भी पूरा का पूरा फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्या कुछ अर्थ की क्रस्ट से प्रेजेंट होते हैं, कुछ एशियन में, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या है, नॉन मेटल है। तो ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, एशियन का, यही हुआ ना, ऑक्सीजन और सल्फर। ठीक है, ऑक्सीजन और सल्फर ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट किसका है, अर्थ की क्रस्ट का, अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अगर कोई पूछे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर के अंदर। सबसे ज़्यादा कौन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, कौन सी गैस है बेटा, नाइट्रोजन गैस। कितनी होती है, 78% होती है। ठीक है, 72 या 78 आप देख लेना कितनी होती है। नेक्स्ट फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है। तो ये वही चीज़ कह रहा है कि जो नॉन मेटल्स हैं कम होने के बावजूद भी कैसी हैं, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है, ये बहुत ज़्यादा जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, और एक और है कार्बन। कार्बन का तो यूज़ आपने पढ़े, कार्बन मेन है ना। कार्बन तो ये मान के चलो बेस है किसका, लाइफ का। कौन, कार्बन, क्योंकि कार्बन के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन जो है वो सभी न्यूट्रिएंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, इन सभी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। और अगर हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स अच्छे से नहीं मिलेंगे तो हमारी बॉडी ग्रोथ नहीं करेगी ना। ठीक है, तो बायोलॉजिकली अगर कोई पूछे जो कार्बन है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। और कार्बन क्या है बेटा, नॉन मेटल है। कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, और जो कार्बन है 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 3 फॉर्म में, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरेंस। ठीक है, ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है, और जो डायमंड होता है वो गुड कंडक्टर नहीं होता, मतलब कि वो इंसुलेटर होता है। ठीक है, वो कंडक्शन नहीं कर सकता। कौन, डायमंड। और मैं आपको कह रही थी ना कि भाई जो ये होता है नॉन मेटल्स जो होती हैं वो चमकीली नहीं होती मेनली, एक्सेप्ट डायमंड। कार्बन का ही बना होता है ना। डायमंड क्या है, डायमंड का सिंबल अगर कोई पूछे तो क्या है, सी है डायमंड का सिंबल। डायमंड जो है, डायमंड का सिंबल क्या है बेटा, सी। ठीक है, ये कंपाउंड नहीं है, एलिमेंट है। डायमंड जो है वो कंपाउंड नहीं है, वो क्या है, एलिमेंट।
कार्बन कार्बन का ही मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, कार्बन जब हम इसको डायमंड को जलाएंगे ना, मतलब इसको बर्न करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट तक लेके आएंगे, इसके बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाएंगे ना, इसको बहुत ज़्यादा है वैसे तो, लेकिन फिर भी डिस्कवर किया गया है जब इसको बॉईल करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकल जाती है, कोई भी ऐश, कोई भी रेजिड्यू जो है वो लेफ्ट बिहाइंड नहीं आता। ठीक है, पीछे नहीं बचता, ना ही तो कोई राख बचेगी, ना ही कोई दूसरा रेजिड्यू बचता, कुछ भी नहीं। डायमंड को जब बर्न किया जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही कन्वर्ट होगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ही चला जाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ किससे मिलकर बना हुआ है, कार्बन से। कार्बन है ही खुद कार्बन है, और ऑक्सीजन कहाँ से आ गई, एनवायरमेंट से आ गई, तो जो चीज़ें थी वो बाहर निकल गई। ठीक है, तो ये जो डायमंड होता है वो क्या होता है, एलिमेंट हो गया। हो गया, बात होगी यहाँ पे क्लियर। अब आ जाओ कि जो मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स और मेटल्स का जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। हेडिंग डालेंगे आप मेन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। ठीक है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्या लिखोगे आप, मेटल्स आर मैलिएबल। मेटल्स कैसी होती हैं, मैलिएबल। ठीक है, मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल क्या होती है, जो जब हम किसी भी मेटल को हैमर करते हैं, उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, हैमरिंग करते हैं किसी भी मेटल के ऊपर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, थिन शीट के अंदर। ठीक है, तो क्या लिखा आपने, मेटल्स आर मैलिएबल, दे हैव टेंडेंसी, मैं लिखवा देती हूँ आपको, लिख लो, दे हैव टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू थिन शीट अपॉन हैमरिंग इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। ठीक है, मैलिएबिलिटी उसकी योग्यता है क्या होने की, मैलिएबल होने की। ठीक है, तो बहुत सारी मेटल्स ऐसी हैं जो क्या हो जाती हैं, मैलिएबल हो जाती हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम एक ऐसी मेटल है जो बहुत ज़्यादा मैलिएबल होती है। ठीक है, उसकी लंबी बहुत बड़ी शीट बन जाती है, और ऐसी शीट बन जाती है कि वो कागज़ के जैसे उसको हम क्या कर सकते हैं, टॉर कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, एल्यूमिनियम है, आयरन भी बन जाती है। ठीक है, और इनकी मैलिएबिलिटी कैसी होती है, ज़्यादा होती है, और भी बहुत सारी मेटल्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल का मतलब क्या है कि जब हैमरिंग कर रहे हैं मेटल्स के ऊपर तो वो किस में कन्वर्ट हो जाए, थिन शीट में कन्वर्ट ना हो, लंबी वायर के अंदर कन्वर्ट हो जाए, थिन वायर के अंदर। ठीक है, तो लिख सकते हो कन्वर्ट इनटू थिन वायर, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। कई बार इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है बेटा, तो आपको पता होनी चाहिए कि डक्टिलिटी क्या होती है और मैलिएबिलिटी क्या होती है। ठीक है, डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी। एग्जांपल में कौन आ जाएगा, गोल्ड है और सिल्वर है। एक इंटरेस्टिंग बात आपके लिए कि जो गोल्ड है, गोल्ड एक इतनी डक्टाइल मेटल है, बहुत अच्छी डक्टाइल मेटल है कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, थिन वायर के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं ना ये। तो 1 ग्राम गोल्ड का 1 ग्राम अगर हम लें तो उसको पीट के, मतलब उसको हैमरिंग करके इतनी लंबी वायर, कितनी लंबी वायर, 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है। ठीक है, लेकिन उस वायर का कोई यूज़ तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम बता तो रहे हैं ना कि भाई जो गोल्ड है वो इतनी डक्टाइल हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी किसकी होती है, गोल्ड की होती है। कि 1 ग्राम गोल्ड से, लिख लो आप इसको अलग से डाल के, 1 ग्राम गोल्ड से कितने किलोमीटर लंबी तार, 1 ग्राम गोल्ड से, गोल्ड का सिंबल क्या होता है, AU। ठीक है, तो 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है। बनेगी हेयर जितनी, ठीक है, जितना अपना एक हेयर होता है उसकी जितनी बनेगी, पतली सी। ठीक है, उसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी प्रॉपर्टी तो हम पढ़ रहे हैं ना कि ऐसी कौन सी मेटल्स है जो इतनी लंबी वायर के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, तो वो कौन है, गोल्ड है। तो 1 ग्राम गोल्ड से लॉन्ग वायर हम कितनी बना सकते हैं, 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं। क्लियर हो गई यहाँ पे ये बात। ठीक है, अब आ जाओ इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे कि जो मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं हीट की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट।
ठीक है। हीट की गुड कंडक्टर होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मेरे पास ये एल्यूमिनियम की एक स्ट्रिप है पतली सी, ये मैंने एक एल्यूमिनियम की स्ट्रिप ले रखी है। मैं इस पॉइंट पे अगर इसको बर्न करने की कोशिश करूँगी, इसका कंबशन करने की कोशिश करूँगी, तो मैंने इसको स्टैंड पे लगा रखा है, नीचे स्टैंड पे लगा दिया, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दी, कैंडल लगा दी। तो कैंडल लगाऊंगी तो क्या होगा कि ये जो पार्ट है वो हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये हीट होना स्टार्ट हो जाएगा तो कुछ टाइम के बाद ये जो पूरी जो एल्यूमिनियम की जो हमने ले रखी थी, स्ट्रिप ले रखी थी, ये कंप्लीट क्या हो जाएगी, हीटअप हो जाएगी। ठीक है, गर्म हो जाएगी। यहाँ पे हाथ लगाएंगे तो भी गर्म लगेगा, बीच में हाथ लगाएंगे तो भी गर्म लगेगा। ऐसा क्यों हुआ, हमने तो सिर्फ कैंडल यहाँ पे लगाई थी, इस सिरे के ऊपर लगाई थी, तो क्या हुआ, कंडक्शन हुआ। किसका, हीट का। किसके थ्रू, मेटल के थ्रू। ठीक है, तो मेटल्स जो होती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं, किसकी, हीट की। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या आ जाएगा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी क्या होते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। और जो बेस्ट कंडक्टर होता है, बेस्ट जो कंडक्टर है किसका, हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का, वो कौन सा है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो कौन है, सिल्वर। ठीक है, एक पुअर कंडक्टर का और आपको पता होना चाहिए, जो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का वो कौन होता है बेटा, लेड, Pb। ठीक है, लेड। ठीक है, प्लम्बम लैटिन वर्ड से लिया गया है ये। ठीक है, प्लम्बम जो है, ये जो लैटिन Pb है, ये जो सिंबल है वो कहाँ से लिया गया है, प्लम्बम। प्लम्बम एक लैटिन नेम है। ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि कुछ एलिमेंट्स के जो नेम थे, ठीक है, जो सिंबल थे वो किसके अकॉर्डिंग दिए गए, उनके लैटिन नेम के अकॉर्डिंग दिए गए। तो ये भी क्या है, प्लम्बम है। इसको हम बोलते हैं लेड है। ठीक है, लेड बोला जाएगा, इंग्लिश नेम इसका लेड है, लेकिन जो लैटिन नेम है वो क्या है इसका, प्लम्बम। दैट्स व्हाई इट्स सिंबल इज Pb, लेड। ओके, ध्यान रखेंगे आप। ये क्या है, पुअर कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। हो गया यहाँ पे। तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे ही बन जाएंगे। हीट के कंडक्टर होता है ये, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, और फिर ये लस्ट्रस होती है। ठीक है, चमकीली भी तो होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे आप, मेटल्स आर लस्ट्रस। लिख लो, मेटल्स आर लस्ट्रस, सोनोरस। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कौन सा है, 5th पॉइंट, मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मीनिंग क्या होता है बेटा, चमकीला। ठीक है, तो मेटल्स तो चमकीली होती है। मेनली जो मेटल्स हैं वो 2 कलर में एग्जिस्ट करती हैं, ग्रे और सिल्वर। ये भी लिखवाऊंगी मैं आपको पॉइंट। मेटल्स आर लस्ट्रस। ठीक है, चमकीली होती हैं, चमकती हैं। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है ना, तो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन से लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी के अंदर जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा, वो उसकी वजह से वो कंडक्शन भी शो करती है और वो लस्ट्रस भी होती हैं। 6th पॉइंट में क्या आ जाएगा, मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है कि जो आवाज़ प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, मेटल्स जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, आवाज़ प्रोड्यूस करती है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, सभी के स्कूल्स में बेल तो होती है ना। ठीक है, वो किसकी मिलकर बनी हुई होती है, ब्रास की होती है वो बेल। ठीक है, और ब्रास किसका कॉम्बिनेशन है, कॉपर और जिंक का। तो कॉपर भी मेटल है, जिंक भी मेटल है। ठीक है, तो जैसे ही जो पियोन है उसके ऊपर जब वो हैमर करके जाता है तो वो आवाज़ प्रोड्यूस होती है, हमें सभी को सुनाई देती है, हर एक क्लास में सुनाई देती है वो। ठीक है, तो इसका मतलब वो कैसी होती है, सोनोरस होती हैं, आवाज़ प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, साउंड प्रोड्यूसिंग, इसका मीनिंग क्या होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग। ठीक है, आवाज़ प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि जो मेटल्स होती हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, उससे पहले लिखो, मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। इसमें एग्जिस्ट करती हैं सॉलिड स्टेट के अंदर, एक्सेप्ट लिक्विड, मरकरी। और ये किसमें है, लिक्विड में। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, यहाँ पे पूरा लिख लो भाई, एक्सेप्ट। ठीक है, मरकरी को छोड़कर जो लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे आयरन है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन लिख लो आप, ये द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। आयरन का सिंबल Fe, 1535 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, 1535 डिग्री सेल्सियस से होता है किसका, आयरन का, ठीक है। और कॉपर कितना होता है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर 1083 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1083 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी भी हैं जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, कम है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, सोडियम, क्योंकि ये कैसी है, अभी तो हमने क्या पढ़ा था कि जो मेटल्स है वो मेनली हार्ड होती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ मेटल्स तो ऐसी भी हैं जो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। मैंने शायद ये लिखा नहीं, आपको ये पॉइंट लिखना इंपॉर्टेंट है ये, कि जो मेटल्स हैं वो हम जनरली क्या स्टडी करते हैं, ये कैसी होती है, हार्ड होती है, रिजिड होती हैं। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी भी हैं जो कैसी होती हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं, लाइक सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये कैसी होती है, सॉफ्ट मेटल होती है। तो इन्हीं का ही मेल्टिंग पॉइंट कैसा मिलेगा, कम मिलेगा, क्योंकि सॉफ्ट है। जो चीज़ ज़्यादा हार्ड होगी इसको मेल्ट करने में ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, तो ये जो टेम्परेचर है वो कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जो कैसी है, थोड़ी सी सॉफ्ट है, तो इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट होगा, इसका मतलब तो थोड़ी सी एनर्जी देते ही वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात कि जो गैलियम मेटल है, गैलियम, ठीक है, गैलियम तो एक ऐसी मेटल है जो पाम हीट से भी मेल्ट कर जाती है। अगर गैलियम मेटल को उठाकर इस हथेली पर रख लिया जाएगा ना, तो हथेली की गर्मी से ही वो क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है आपको, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल्स का। मेल्टिंग पॉइंट आयरन का बता दिया, कॉपर का बता दिया, ठीक है, एक्सेप्ट इसको छोड़कर सोडियम, पोटेशियम और गैलियम। गैलियम का सिंबल क्या होता है बेटा, के, ठीक है। पोटेशियम क्या होता है, के, पोटेशियम क्या है, के, और गैलियम का सिंबल क्या होता है, Ga। सोडियम क्या होता है, Na, ठीक है। तो सोडियम का आप लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट 98 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस। जो पोटेशियम है इसका भी लिख लो भाई, कितना होता है, 64 डिग्री सेल्सियस, और इसका कितना होता है, 28 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। होगी ये बात क्लियर आपके पास कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका, मेटल्स का, वो जनरली ज़्यादा ही होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस तो हैं, क्योंकि ये कैसी हैं, सॉफ्ट मेटल है बेटा, ये कैसी हैं, सॉफ्ट है, वो जल्दी से कन्वर्ट हो जाएंगी किसके अंदर, मेल्टिंग के अंदर, मतलब मेल्ट हो जाएंगी वो बहुत जल्दी। और गैलियम के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 28 डिग्री सेल्सियस होता है। ये पाम हीट से भी क्या कर जाती है, मेल्ट करना स्टार्ट कर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो कि इनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। फिर से रब करना पड़ेगा इनको, डेंसिटी, ठीक है, क्योंकि क्या है, ये कठोर है, कैसी होती है, हार्ड होती है मेटल्स, ठीक है, कठोर है, तो इनकी डेंसिटी भी कैसी होगी, ज़्यादा होती है, दे हैव हाई डेंसिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, दे हैव हाई डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी इनकी ज़्यादा होती है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम कम होगा डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। जितना वॉल्यूम कम होगा डेंसिटी कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में इन्वर्सली है, और ये दोनों क्या है, डायरेक्टली है। तो वॉल्यूम कम हुई तो डेंसिटी कैसी हो जाएगी, ज़्यादा। तो आप एक चीज़ देखो कि एक तो आपने ले ली आयरन मेटल, ठीक है, और एक ले ली गैलियम, ठीक है। आयरन का भी उतना ही पार्ट लिया है और गैलियम का भी उतना ही पार्ट लिया है, ठीक है। आयरन का इतना पार्ट है, वो तो इतना का इतना ही रहेगा रूम टेम्परेचर पे, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे तो फैल जाएगी ना, इस तरीके से हो जाएगी। तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया, इसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो डेंसिटी कैसी हो जाएगी बेटा, कम, डेंसिटी कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। विद इंक्रीजिंग द वॉल्यूम डेंसिटी डिक्रीजेस। लेकिन जो जो मेटल्स ऐसी हैं जो सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, हार्ड होती हैं, उनका जो ये जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी 0.57, तो मैं लिखवा देती हूँ, डेंसिटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू 5.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। एंड डेंसिटी ऑफ सोडियम हो या फिर पोटेशियम हो 0.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसीलिए ये पानी पे फ्लोट करती है, सोडियम और पोटेशियम जो है वो पानी में फ्लोट करती है। इसीलिए कहते हैं कि सोडियम या पोटेशियम मेटल को हम खुले में नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी तो होती है ना ये मेटल्स की। जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम, वहाँ पे पढ़ेंगे कि सोडियम और पोटेशियम जो होती है वेरी वेरी रिएक्टिव, ठीक है। ना ही तो पानी के अंदर रख सकते हैं इनको, और ऑक्सीजन में तो वैसे ही नहीं निकाल सकते, क्योंकि पानी के अंदर भी तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ये फ्लोट करने लग जाएगी उसमें, किसमें, पानी के अंदर, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये बर्न करना स्टार्ट हो जाती है, तो पानी में ये आग लग सकती है, ठीक है, किसकी वजह से, सोडियम की वजह से। अब ध्यान रखेंगे इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 0.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके।
फिर और क्या लिख सकते हो आप, बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि जो मेटल्स होती हैं वो जनरली कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं। मेटल्स कैसी होती हैं, जनरली हार्ड। उनका यूज़ किया जाता है ब्रिजेस वगैरह बनाने में, और ब्रिज वगैरह बनाने में, ठीक है, यूटेंसिल्स बनाने में उसका यूज़ किया जाता है। और क्या लिख सकते हो कि जो मेटल्स होती हैं वो जनरली ग्रे और किसमें, सिल्वर कलर में ही एग्जिस्ट करती हैं। ये पॉइंट लिख लो आप। मेटल्स मेनली एग्जिस्ट इन सिल्वर और ग्रे कलर, ठीक है, एक्सेप्ट गोल्ड। गोल्ड का कलर कोई बताएगा, गोल्ड का कलर कैसा होता है, येलोइश, ठीक है, जिस चौक से लिखा हुआ है। ओके, आपको शायद ये दोनों ही वाइट दिख रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैंने गोल्ड को किस कलर से लिखा हुआ है, येलो से, ठीक है। तो गोल्ड का कलर कैसा होता है बेटा, येलो होता है। कॉपर का कलर कैसा होता है, कॉपर, जो कॉपर कलर होता है वो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, ठीक है, रेडिश ब्राउन। ये एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन। मैं किसकी एक्सेप्शन है, मैंने बताया आपको कि मेनली जो मेटल्स होती हैं चाहे तो वो ग्रे कलर की होंगी या फिर वो सिल्वर कलर की होती हैं, ठीक है। लेकिन उसमें एक्सेप्शन हमने कौन सा पढ़ लिया, गोल्ड और कॉपर। गोल्ड का कलर कैसा होता है, येलो, और कॉपर का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक ये जो था वो क्या था, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मान के चलो, या सिंपल प्रॉपर्टीज़ जो थी वो हमने मेटल्स की एक एक करके सारी पढ़ ली हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, इनमें जितने भी एक्सेप्शंस हैं वो आप ज़रूर ध्यान से पढ़ेंगे, ज़रूर ध्यान से याद करेंगे आप, ठीक है। जनरली जो मैंने बीच बीच में बताए हैं आपको, वो आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए ताकि आपको हायर क्लास में कोई भी दिक्कत ना हो। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था उसी में ही मैंने बता दिया था कि ये जो लेक्चर्स होंगे किसके लिए होंगे, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए होंगे, ठीक है, NTSC, ओलंपियाड, वटेवर जो भी है, ठीक है। तो उसके अंदर उसके लिए क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से याद करेंगे विद देयर एक्सेप्शंस, ओके। तो जो बाकी बच गया, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, नहीं पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे नॉन मेटल्स की, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप इनको याद कीजिए, लिख के देखिए, नोट्स बनाइए, इनके लिखिए और इनको याद कीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।